विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धति बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में अनुसूची टॉपिक से अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हमने अनुसूची का अर्थ और उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उद्देश्य और उसके प्रकारों पर चर्चा की थी। एक अनुसूची निर्माण की किस प्रकार से एक अनुसूची का निर्माण किया जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है उनकी भी यहाँ पर जानकारी लेंगे। किसी भी अनुसूची के निर्माण अथवा रचना करने में हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। सबसे पहले अध्ययन विषय का निर्धारण करना होता है तथा यह तय करना होता है कि किन विषयों के किन पक्षों से संबंधित तथ्यों संकलित किए जाएंगे। दूसरे चरण में यह तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन सी सूचनाएं प्राप्त करनी है। प्रत्येक पहलू को भी कई उप भागों में बांट दिया जाता है। तीसरे चरण में आकर हम प्रश्नों की भाषा, वाक्य की रचना, सारणी के खानों और उनकी भाषा तय करते हैं। चौथे चरण में हम बनाए गए प्रश्नों को एक व्यवस्थित क्रम में जमाते हैं और जिससे कि सिलसिलेवार सूचना प्राप्त की जा सके और उनसे प्राप्त सूचनाएं आसानी से सारणीबद्ध तथा वर्गीकृत की जा सके। अंतिम चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। एक छोटे से निदर्शन पर इसका प्रयोग किया जाता है जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाई एवं अनुसूचियों की कमी का पता लगाया जा सके, जिन्हें दूर करके इसे वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जा सके। अब एक उत्तम या अच्छी अनुसूची की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए उन पर हम चर्चा करेंगे। अनुसूची के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है अनुसूची का भौतिक पक्ष और दूसरा होता है आंतरिक पक्ष। सबसे पहले हम अनुसूची के भौतिक पक्ष या बाह्य पक्ष पर चर्चा कर लेते हैं। अनुसूची निर्माण के भौतिक पक्ष या बाह्य पक्ष में भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनका उल्लेख हमने प्रश्नावली जब हमने अध्ययन किया था उसके दौरान हमने किया था। चलिए संक्षेप में हम जान लेते हैं क्या है। अनुसूची का आकार 8 इंच से 11 इंच से अधिक 8 इंच बाई 11 इंच से अधिक नहीं बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुसूची हेतु प्रयुक्त कागज छकने वाला व खुदरा न हो, वरन चिकना व साफ होना चाहिए। रंगीन कागज का प्रयोग आकर्षक होता है। सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए, हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। अनुसूची में कागज के एक तरफ ही लिखना श्रेष्ठ होता है। कॉलम, शीर्षक तथा उपशीर्षक द्वारा मदों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे अनुसूची की अंतर्वस्तु पर। अनुसूची की अंतर्वस्तु के अंतर्गत दो प्रकार की बातें होती हैं। उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी जिसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय आदि के बारे में सूचना एकत्रित होती हैं। दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न एवं सारणी होते हैं। साथ ही अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय अथवा अनुसंधान करने वाले संस्थान या व्यक्ति का परिचय भी दिया जाता है। अनुसूची में शब्दावली व प्रश्न में भी प्रश्नों के द्वारा सूचनाएं का संकलन किया जाता है। अतः उसके निर्माण में उचित शब्दों एवं प्रश्नों का चयन आवश्यक है, जिनके अभाव में हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रश्नावली या अनुसूची में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें निम्नांकित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनिर्दिष्ट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता को स्वतंत्रता होती है और वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्राय किसी समस्या पर जनमत जानने, उसके कारण एवं उसका समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं। इनके उत्तर विविधतापूर्ण, अनिश्चित एवं लंबे होते हैं। सूचनादाता की मनोवृत्तियों को जानने के लिए भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण है अस्पष्टता का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, या आपकी राय में छात्र असंतोष के क्या कारण हैं। अब निर्दिष्ट प्रश्न। इनमें प्रश्नों के संभावित उत्तर पहले से ही लिख दिए जाते हैं और सूचनादाता को इन्हीं में से कोई एक उत्तर चुनना होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना सरल होता है तथा उनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण भी सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में सजातीयता भी अधिक होती है। निर्दिष्ट प्रश्नों के उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, और सामने निर्दिष्ट किया हुआ है विवाहित, अविवाहित, विधुर, विधवा या तलाकशुदा। उत्तरदाता को इनमें से एक चुनना होगा। आप शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित, सामने आपको शिक्षित और अशिक्षित दिया होता है, उसमें से आपको चुनना होता है कि आप शिक्षित हैं या अशिक्षित। दोहरे प्रश्न।
जब किसी प्रश्न के दो ही संभावित उत्तर हो सकते हों तो ऐसे प्रश्नों को द्वंद्वात्मक अथवा दोहरे उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का एक उत्तर सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण एवं सारणीयन सरल एवं सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्नों के उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं? हाँ या नहीं? तो आपको इनमें से एक ही चुनना होता है। क्या आप शराब पीते हैं? हाँ या नहीं? क्या आप सह शिक्षा के पक्ष में हैं? हाँ या नहीं? तो इस तरह से इसमें दो उत्तर दिए होते हैं, दोनों विपरीतार्थी होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं, उनमें से हमको एक चुनना होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर दिए होते हैं और उत्तरदाता को उनमें से कोई एक उत्तर छांटना पड़ता है। ये निर्दिष्ट प्रश्नों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। इसमें सभी संभावित उत्तर लिखने के बाद अंत में अन्य कोई भी जोड़ दिया जाता है जिससे और कोई उत्तर होने पर उसके अंतर्गत लिखा जा सके। इसका उदाहरण हम समझने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो इसमें बहुत सारे हमको ऑप्शंस दिए होते हैं या विकल्प दिए होते हैं, जैसे कि आप स्वास्थ्य और सौंदर्य देखना पसंद करेंगे, आप आयु देखना पसंद करेंगे, पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, संपत्ति देखेंगे, स्वभाव या गुण देखेंगे, और एक लास्ट में एक ऑप्शन और दिया होता है अन्य कोई, यदि और भी उनकी अपनी तरफ से कोई विशेषता वो देखना चाहते हैं अपने जीवन साथी में जब उसका साथी का चुनाव करते समय, तो वो उसे इसमें बता सकते हैं। निर्देशक प्रश्न। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहन देते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर सदैव हाँ ही में ही दिया जाए, फिर भी ऐसे प्रश्न चूंकि संकेत एवं सुझाव देने वाले होते हैं, अतः उनके सकारात्मक उत्तर की ज़्यादा संभावना होती है। उदाहरण के माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं? हाँ या नहीं? क्या आप मानते हैं कि स्त्रियां प्रशासन के योग्य नहीं हैं? हाँ या नहीं? तो इसमें हम प्रश्नों में आपने देखा होगा कि इसमें एक निर्देशक दिया हुआ है, पहले से ही उन्होंने उत्तर की ओर संकेत दिया हुआ है। तो जिस तरफ उन्होंने प्रश्न पूछा है तो उम्मीद ये रहती है कि अधिकांश उत्तर वैसे ही आने की संभावना रहती है। बहुअर्थक या पेचीदा प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे प्रश्नों के सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगाते हैं। ऐसे प्रश्न अनुसूची एवं प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। इसका एक उदाहरण है, आप कहाँ के निवासी हैं? इस प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि घर, गांव, प्रांत, देश आदि में से क्या लिखना है। श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं वरन सभी को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अनुसूची में छपा हुआ क्रम उत्तरों को अधिक प्रभावित करता है। आप कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, व्यापार, वकालत, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। तो इसमें आपको क्रम से उत्तर देने होते हैं। अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता यह नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उस उत्तर क्या देगा। क्या आप सुशिक्षित हैं? इस प्रश्न में सुशिक्षित का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसके स्थान पर पूछा जाना चाहिए था कि आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है। किस प्रकार के प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए? प्रश्नों का आकार छोटा हो, प्रश्न थोड़े सूक्ष्म, स्पष्ट अर्थों में वर्णित तथा उत्तर देने में सहज होने चाहिए। वे सरल प्रकृति के होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो। प्रश्न सारणीयन के योग्य होने चाहिए। प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए, अनावश्यक नहीं। यदि प्रत्यक्ष प्रश्नों से सही उत्तर की आशा न हो तो अप्रत्यक्ष रूप से पूछा जाना चाहिए। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो और संपूर्ण क्रम में हो। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक ही साथ होना चाहिए, न कि बिखरे हुए। पूरक प्रश्न दिए जाने चाहिए जिससे कि दोहरी जांच हो सके। जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है तथा पक्षपात रहित हैं उन्हें ही इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब कौन से प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए या जिनका बहिष्कार अनुसूची बनाते समय करना चाहिए? प्रश्न इतने लंबे न हो कि उत्तरदाता को समझने में ही कठिनाई हो। प्रश्न इतने जटिल न हो कि सूचनादाता को समझने में कठिनाई हो। संदेहजनक प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उत्तरदाता को असमंजस में डाल देने वाले प्रश्न भी नहीं पूछने चाहिए।
प्रेरक तथा निर्देशित प्रश्नों से बचना चाहिए। ऐसे प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सके। ऐसे प्रश्न जिनका संबंध अनुसंधान विषय से नहीं है, नहीं किए जाने चाहिए। अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति। केवल मात्र अनुसूची का निर्माण करने से ही सूचनाओं का संकलन नहीं होता है, वरन इसके लिए विभिन्न स्तरों से भी इसको गुजरना होता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तरदाता का चुनाव। अनुसूची का निर्माण करने के बाद सर्वप्रथम उन लोगों का चुनाव करना होता है जिनसे साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची को भरा जाना है। उत्तरदाता का चुनाव जनगणना पद्धति अथवा निर्देशन पद्धति में से किसी भी आधार पर किया जा सकता है। अनुसूची का पूर्व परीक्षण। जिस प्रकार से प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं संग्रहित करने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाता है, उसी तरह से अनुसूची का भी पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्रश्नों के संबंध में विभिन्न कमियों का पता लगाया जाता है तथा उसके उत्तरों के क्रम का अभाव, नहीं मालूम वाले प्रश्न, उत्तर देने से मना करने वाले प्रश्न, अनुचित उत्तरों वाले प्रश्न आदि के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। इन कमियों को दूर करने के पश्चात ही अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है जिसमें अनुसूची का पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे हमारी जो अनुसूची का हमने निर्माण किया है उसमें क्या समस्याएं अध्ययन के दौरान आ सकती हैं उसके बारे में हमें पूर्व जानकारी मिल जाती है, जिसमें हम सुधार कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं का चुनाव। उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करने तथा अनुसूची के भरने के लिए प्रगणकों तथा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाता है, क्योंकि उनकी योग्यता, कुशलता तथा परिश्रम पर ही अनुसूची भरना और अध्ययन की सफलता निर्भर है। कार्यकर्ता अनुभवी, निष्पक्ष, कुशल, चतुर, ईमानदार, धैर्यवान एवं स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने चाहिए। कार्यकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में भेजने से पूर्व प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से प्रशिक्षित शिविर तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। सूचना संकलन। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सूचना संकलित करने के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है और वो 3 प्रक्रियाओं से इसमें गुजरते हैं। सबसे पहले वो उत्तरदाता से क्या करते हैं? संपर्क करते हैं, फिर उनसे साक्षात्कार करते हैं और फिर सूचनाओं की प्राप्ति करते हैं। अनुसूची की जांच। जब अनुसंधान का कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो अध्ययनकर्ता भरी हुई अनुसूचियों का अध्ययन संस्थान अथवा कार्यालय में भेजे जाते हैं, जहां उनकी जांच होती है। वहां यह देखा जाता है कि कोई सूचना छूट तो नहीं गई है अथवा गलत स्थान पर अंकित तो नहीं कर दी गई है, अस्पष्ट और अस्वच्छ तो लिखी हुई नहीं है। अनुसूचियों को पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेज दिया जाता है ताकि साफ और स्पष्ट उत्तर से प्राप्त किए जा सके। अनुसूची का संपादन। अनुसूची की भलीभांति जांच करने के बाद उनका संपादन किया जाता है और 2 चरणों से ये गुजरती है। सबसे पहले अनुसूची का वर्गीकरण। क्षेत्र से अनुसूचियों के आ जाने के बाद उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, उन्हें शीर्षक के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तथा उन पर संबंधित चिटें लगा दी जाती हैं। साथ ही विभिन्न प्रविष्टियों की जांच इसके द्वारा की जाती है। संकेतन। वर्गीकरण के पश्चात विभिन्न प्रश्नों, प्रगणकों, क्षेत्रों को एक विशेष संकेत संख्या दे दी जाती है तथा यह संकेत प्राय संख्याओं के रूप में होते हैं। इन संकेतों के आधार पर ही अनुसूचियों को दूर से ही पहचाना जाता है। इसके बाद सूचनाओं का निर्वचन तथा निष्कर्ष निकाला जाता है और अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अनुसूची की रचना किस प्रकार से की जाती है, किन चरणों से वो गुजरती है रचना, अनुसूची बनाते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कैसे प्रश्न अनुसूची में सम्मिलित करने चाहिए, कैसे प्रश्न नहीं सम्मिलित करने चाहिए, और अनुसूची द्वारा सूचना की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इन सब पर हमने विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि अनुसूची की रचना और अनुसूची से किस प्रकार से उत्तर या सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, अनुसूची किस प्रकार से सर्वेक्षण या अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी और ये उपयोगी साबित होगा आपके लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ।